हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है रोमैटिक फीवर और रोमैटिक हार्ट डिसीज़। सिस्टमिक पैथोलॉजी का टॉपिक है और रेफरेंस है हर्ष मोहन और रॉबिन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोमैटिक का मतलब जानते हैं। रोमैटिक एक्चुअली में होता क्या है? रोमैटिक इन्फ्लेमेशन होता है जो कि है ना प्रोड्यूस होता है ऑटो एंटीबॉडीज़ से। ऑटो एंटीबॉडीज़ आपको पता ही होगी क्या है ना, वो एंटीबॉडीज़ जो कि अपनी बॉडी को ही, बॉडी टिश्यूज़ को हार्म पहुँचाती है। मतलब एंटीबॉडीज़ कब बनती हैं ये तो हमें पता ही है, जब फॉरेन एंटीजन आता है। लेकिन जब वही एंटीबॉडीज़ फॉरेन फॉरेन एंटीजन को मारने की बजाय अपनी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। तो रोमैटिक का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑटो एंटीबॉडीज़। अब ये इन्फ्लेमेशन किस किस का हो सकता है? जॉइंट्स का हो सकता है, मसल्स का हो सकता है, हार्ट वॉल्व्स का हो सकता है, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट का हो सकता है। देखिए, रोमैटिक फीवर और रोमैटिक अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस में क्या फ़र्क है? रोमैटिक अर्थराइटिस मतलब अर्थराइटिस होगा जो कि ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से होगा। ठीक है, ऑस्टियो अर्थराइटिस मतलब जब एज बढ़ती जाएगी, वो मतलब नॉर्मल चीज़ों की वजह से होगा, जो कि है ना, जो कि उसके रिस्क फैक्टर्स होंगे। ठीक है, लेकिन रूमेटिक अर्थराइटिस, अगर इसमें रूमेटिक आ गया है तो इसका मतलब ये है कि वो इन्फ्लेमेशन ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से होगा। वो अर्थराइटिस जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से होगा। ठीक है, रोमैटिक का मतलब ही यही होता है। अब हम देखते हैं रोमैटिक फीवर। देखिए, ये लिखना नहीं है, ये केवल है ना, ये केवल समझाने के लिए पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं, बाकी जो लिखना है वो पीछे है। ठीक है, रोमैटिक फीवर क्या होता है? देखिए, जो रोमैटिक फीवर कॉज कराता है उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकाई बीटा हीमोलिटिक ग्रुप। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं, बीटा हीमोलिटिक ग्रुप के जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो कराते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन से रोमैटिक फीवर होता है। ये सबसे पहले लंग्स में जाएगा, मतलब हमें ना इसको एरोजोल वगैरह से मतलब इन्हेलेशन से ये हमारे नोज़ में जाएगा, उससे फिर फेरिंग्स में जाएगा और नोज़ में मतलब वो थ्रोट में जाएगा। ठीक है, जब हम इसको इनहेल करेंगे तो फेरिंग्स में जाएगा, जिससे को फेरिंजाइटिस कॉज करेगा, जिसको हम बोलेंगे थ्रोट इन्फेक्शन। सबसे पहले जो इन्फेक्शन होगा स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर जाने से, इनहेल करने से, चाहे नोज से चाहे माउथ से, तो है ना, सबसे पहला इन्फेक्शन क्या होगा? फेरिंग्स में इन्फेक्शन होगा और वो कराएगा फेरिंजाइटिस। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे थ्रोट इन्फेक्शन। फिर वो इन्फेक्ट करेगा वेरियस बॉडी पार्ट्स को। क्या होगा कि है ना, अगर वो परसिस्ट कर जाता है 2 to 3 वीक्स तक, तो वो रोमैटिक फीवर कॉज करेगा, है ना। अगर स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन अगर 2 से 3 हफ्ते तक चलेगा तो फिर हम उसको बोलेंगे रोमैटिक फीवर। लेकिन ये 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा तक पहुंच जाता है, मतलब ये तो हो गई इसकी एक्यूट फेज़। और फिर है ना, अगर ये 2 से 3 हफ्ते तक उससे ज़्यादा भी अगर परसिस्ट कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक की स्टेज। ठीक है, तो क्रॉनिक स्टेज में क्या होगा, क्या है ना, वो हार्ट को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, हार्ट को अफेक्ट करना शुरू कर देगा, और जिसमें हार्ट में उसकी जो लेयर्स होंगी वो उनको डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, रोमैटिक फ़ीवर होता क्या है? रोमैटिक फ़ीवर अगर एक्यूट स्टेज में होगा तो वो हार्ट को इन्फेक्ट नहीं करेगा, हार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब वो लेकिन और बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। बट अगर वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाएगा रोमैटिक फ़ीवर, मतलब अगर वो परसिस्ट कर जाएगा, उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो रोमैटिक हार्ट डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये क्रॉनिक स्टेज होती है जब वो हार्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, जब इन्फेक्शन हार्ट तक पहुँच जाता है तो वो क्रॉनिक स्टेज होगी। ठीक है, तो और वो इन्फेक्शन हार्ट तक चला जाएगा और इन्फ्लेमेशन कर देगा सारी की सारी लेयर्स का। सारी की सारी लेयर्स उसमें, मतलब पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, उनका है ना इन्फ्लेमेशन कर देगा। देखिए, जो लिखना है वो ये है, वो तो केवल समझाने के पर्पज़ के लिए था। तो रोमैटिक फ़ीवर होता क्या है? ये सिस्टमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होती है, जो कि है ना अफेक्ट करती है हार्ट, लंग्स, वो हार्ट, जॉइंट, सीएनएस, स्किन, सबक्यूटेनियस। तो रोमैटिक फ़ीवर होता क्या है? सिस्टमिक मतलब सारे बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होंगे इसमें। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल मतलब क्या है ना, स्ट्रेप्टोकोकस के एंटर करने के बाद ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मतलब फ़ीवर हो रहा है। नॉन सप्यूरेटिव मतलब ये इसमें पस फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ तो है ही। ठीक है, प्रिंसिपली अफेक्ट हार्ट, जॉइंट, स्किन और सीएनएस, सबक्यूटेनियस। ठीक है, मतलब क्या होता है कि है ना, स्किन, हार्ट्स, जॉइंट, इन सबको इन्वॉल्व करता है, ये इन सबको अफेक्ट करता है। रोमैटिक हार्ट डिसीज़ क्या होता है? ये क्रॉनिक स्टेज होती है रोमैटिक फीवर की। वैसे तो ये सारे बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करेगी, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन हार्ट तक पहुंच जाता है तो वो इन्वॉल्व करता है सारी की सारी लेयर्स को, मतलब पेनकार्डाइटिस करा देता है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है सारी की सारी लेयर्स का। और क्या, कॉजिंग मेजर कार्डियक सीक्वल। ठीक है, सीक्वली इसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस
स्ट्रेप्टोकोकस ऑफ ग्रुप ए, मतलब है ना क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस का जो ग्रुप ए होता है वो इसको इन्फेक्ट करता है, मतलब ये कॉजेटिव एजेंट होता है। फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस अगर, पहले स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस होगा, मतलब वो एंटर करेगा, ठीक है, और वो थ्रोट इन्फेक्शन कराएगा। आफ्टर 2 to 3 वीक रूमेटिक फीवर होगा, अगर वो 2 to 3 वीक से ज़्यादा रह जाता है तो वो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ कराएगा। अब हम इसकी देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या है, देखिए अगर इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं तो इसका मतलब ये है कि है ना हमारी बॉडी में मतलब अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा है, ये पूरा इम्यूनिटी वाला प्रोसेस हो रहा है, तो हम उसी को देख के चलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस जो होते हैं उनमें उनकी सेल वॉल में एम प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि हाईली एंटीजेनिक होती हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन के टाइम पे क्या होता है, जो एंटीजन मतलब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, हमारी बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस एंटर कर गया, उसके बाद क्या होगा, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, मतलब जब वो एंटर करे हैं तो है ना, तो जो हमारी बॉडी की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं एपीसी जो है वो है ना स्ट्रेप्टोकोकस मतलब उसको ले जाके CD4 टी सेल्स को प्रेजेंट करेगी, मतलब क्या है कि एंटीजन को ले जाएगी CD4 टी सेल्स के पास। CD4 टी सेल्स जब मतलब एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी टी हेल्पर सेल्स में, उनको हम TH सेल बोलते हैं। तो टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं वो टी हेल्पर T2 सेल्स में हेल्पर T2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर हेल्पर T2 सेल्स जो होती हैं वो बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा कि TH1 सेल है वो है ना TH2 में कन्वर्ट होती है, अगर आपने है ना इम्यूनिटी का प्रोसेस पढ़ा हो तो, ठीक है। तो उसमें फिर वो TH2 सेल्स जो होती हैं वो बी सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, और बी सेल्स होती हैं प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये हो रहा है, ये पूरा इम्यूनिटी वाला है, मतलब अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं यहाँ पे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो प्लाज्मा सेल जब एंटीजन के कॉन्टेक्ट में आया तो एंटीजन को कौन लाया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल CD4 टी सेल्स के पास एंटीजन को लेकर आती हैं, जिससे कि फिर वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है, और वो कैसे कन्वर्ट होती है, TH1 TH2 फिर बी सेल में कन्वर्ट होती है, फिर प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। क्या होता है, फिर प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं एंटीबॉडीज़ को, एंटीबॉडीज़ बनाएंगी अगेंस्ट दी सेल वॉल ऑफ दी स्ट्रेप्टोकोकाई, मतलब जो सेल वॉल में जो एम प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इससे हमारी बॉडी की सेल्स को पता चलती है कि हमारी बॉडी में फॉरेन एंटीजन आया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो एंटीबॉडी बनाएंगी किसको, सेल वॉल के एम प्रोटीन के अगेंस्ट, ठीक है। तो एम प्रोटीन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस इज सिमिलर टू सम प्रोटीन फाउंड इन सर्टेन टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या होता है, जो जिस प्रोटीन की जो सेल वॉल है उसमें जो एम प्रोटीन है, तो इस जैसे स्ट्रक्चर की हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स मिलती हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो एम प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं मतलब कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है एम प्रोटीन जैसा। मतलब क्या है कि बैक्टीरिया की जो एम प्रोटीन है, तो वो अपनी बॉडी में भी कुछ एम प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, तो अपनी बॉडी में भी कुछ टिश्यूज़ कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनका स्ट्रक्चर है एम प्रोटीन जैसा। तो क्या होगा, जब जब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रही होंगी तो इसी जैसा स्ट्रक्चर के खिलाफ भी वो एंटीबॉडी काम करेगी। तो ये तो हमारी खुद की बॉडी सेल्स रहीं, ठीक है, बॉडी सेल्स रहीं। तो अब क्या होगा कि इसके खिलाफ बनी है, अब स्ट्रक्चर सेम है, तो वो हमारी बॉडी की सेल्स को भी एज अ फॉरेन एंटीजन लेगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ जो है वो ट्रीट करेंगी बॉडीज़ ओन टिश्यू एज अ इन्फेक्शियस एजेंट। अब जो एंटीबॉडीज़ बनी थी स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोकोकाई की सेल वॉल के अगेंस्ट, वो हमारी बॉडी के ओन टिश्यूज़ को भी एज अ एंटीजन लेंगी, जिसको हम बोलेंगे ऑटो एंटीबॉडीज़। अब वो जैसे ही हमारी बॉडी की सेल्स को हार्म पहुंचाना शुरू करेंगी उसको, तो वो हो जाएगी ऑटो एंटीबॉडीज़। मतलब क्या है कि वो अपनी ही सेल्स को हार्म पहुंचा रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। डैमेज टू ह्यूमन टिश्यू ड्यू टू द क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी किसकी वजह से हो रहा है, मतलब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्रॉस रिएक्टिविटी। तो क्या हो रहा है कि है ना वो अपने ही सेल स्ट्रक्चर, मतलब है ना वो सेम सेल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल वॉल का और अपनी बॉडी की सेल्स का। तो इसकी वजह से वो है ना वो पहचान नहीं पाती कि अपनी बॉडी की सेल्स कौन सी हैं और फॉरेन सेल्स कौन सी हैं। तो इसकी वजह से वो उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी, है ना। तो अब क्या होगा कि अब इसमें कौन कौन से टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, मतलब क्या है ना जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसी से मिलते जुलते हमारी बॉडी में कौन से स्ट्रक्चर हैं, कहाँ मिलते हैं, हर्ट में मिलते हैं, जॉइंट में मिलते हैं, स्किन में मिलते हैं और CNS में मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि CNS रिस्पॉन्स टू स्ट्रेप्टोकोकस एंटीजन। अब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन के खिलाफ हुआ, इससे ऑटो इम्यूनिटी, मतलब वो हमारी बॉडी को भी अफेक्ट कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, जिससे एक्यूट फेज में क्या होगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी, अब ये वही मतलब इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। वेस्कुलर परमेबिलिटी हो जाएगी, हाई मैक्रोफेज एक्टिविटी होने लग जाएंगी, और वो क्या कॉज करेगी, आर्थराइटिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट टिश्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ सबक्यूटेनियस कनेक्टिव
टिश्यू, पेनकार्डाइटिस, एशॉफ्स नोड्यूल, ये सब है ना, मतलब ये फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये हम देखेंगे आगे जाके। मतलब जब क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगा तो वो क्या क्या चीज़ करेगी, वो ये चीज़ है, ठीक है। इसमें मेन चीज़ जो है मॉलिक्यूलर मिमिक्री देखने को मिलती है। मॉलिक्यूलर मिमिक्री मतलब सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी और बैक्टीरिया के, ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्रॉस रिएक्टिविटी इसलिए हम करेंगे क्योंकि वो है ना, क्योंकि वो अपनी ही बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है बिटवीन द स्ट्रेप्टोकोकल एंड एम प्रोटीन एंड ह्यूमन बॉडी, वो आप समझ के होंगे, ठीक है। इसमें जो छोटी छोटी बात है वो जानने के लिए, वैसे तो ये सब लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी टिश्यू एंड बैक्टीरिया है सेम स्ट्रक्चर, दैट इज दे हैव सेम एपिटोप्स। सेम एपिटोप्स के होने की वजह से मतलब हमारी बॉडी टिश्यू और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर सेम है, मतलब क्योंकि उनमें सेम एपिटोप्स हैं, एम प्रोटीन्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि है ना, वो एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस हो रही हैं इन्फेक्शन के बाद, वो है ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगी कि हम दे हैव टू अटैक बैक्टीरिया और बॉडी टिश्यू, मतलब वो बैक्टीरिया को अटैक करें या बॉडी टिश्यू को। अब जब सेम स्ट्रक्चर है तो वो दोनों को ही अटैक कर देती है, ठीक है। दे अटैक और डैमेज ह्यूमन बॉडी टिश्यू नोन एज ऑटो एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडीज वो अटैक करेगी तो उसको डैमेज पहुंचा देगी, ठीक है। रोल ऑफ ऑटोइम्यूनिटी ऑल्सो सीन, इसमें है ना ऑटोइम्यूनिटी वाला रोल भी हमको दिखता है। अब हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। इसमें हम दो चीज़ देखेंगे, कार्डियक लीजन और एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन। तो कार्डियक लीजन में क्या है, मतलब जो हम हार्ट की देखेंगे। एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन क्या है, जॉइंट, मसल, स्किन, मतलब जो हार्ट के अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। तो कार्डियक लीजन में क्या है, इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ ऑल 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन होता है सारी की सारी लेयर्स का, तीन तीन लेयर होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो उन लेयर्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हम उसको बोलेंगे पेनकार्डाइटिस। अब क्या है कि है ना, अब किसी लेयर को वो कम नुकसान पहुंचाती है, किसी लेयर को ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एंडोकार्डाइटिस, ये मतलब अगर इसमें देखा जाएगा कि इसको ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है इसके कंपैरिजन में, मतलब ऐसे नहीं कि इसी में हो रहा है, लेकिन है ना, हम इसकी इंटेंसिटी के हिसाब से इनको डिवाइड किया है, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। मतलब कि किस में ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, किस में कम हुआ है, किस में ज़्यादा डैमेज हुआ है, किस में कम हुआ है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि द पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ पेनकार्डाइटिस इज एशॉफ्स नोड्यूल एंड बॉडीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, पैथोग्नोमिक मतलब होता है क्या है ना, ये स्ट्रक्चर जो है एशॉफ्स नोड्यूल जो है वो केवल रूमेटिक हार्ट डिसीज या रूमेटिक फीवर में ही देखने को मिलेंगे। अगर है ना, अगर हमें एशॉफ्स नोड्यूल कहीं सुनने को मिलता है तो हम सीधे पहचान जाएंगे कि हाँ, ये हमें रूमेटिक में होती है, ये हमने रूमेटिक में पढ़ा था, ठीक है। तो हमें पैथोग्नोमिक फीचर यही होता है, मतलब ये डिनोट करता है कि हाँ, ये इस डिसीज़ का है, इस बीमारी का है, ठीक है। तो ये जो एशॉफ्स नोड्यूल्स होते हैं या एशॉफ्स बॉडीज जो होती है वो स्फेरॉइडल होती है, फ्यूजिफॉर्म, या तो फ्यूजिफॉर्म बोलना है या स्फेरॉइडल बोलना है, मतलब इस तरीके की होती है, ठीक है। डिस्टिंक्ट टाइनी स्ट्रक्चर 1 to 2 mm इन साइज, अकर इन इंटरस्टिशियम ऑफ हार्ट, ये हार्ट के इंटरस्टिशियल टिश्यूज में मिलती है। मे विजिबल विद नेक्ड आइज, ये इसको हम नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल फोकस ऑफ नेक्रोटिक कोलेजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये किस किस से बना होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि है ना, सेंट्रल फोकस ऑफ नेक्रोटिक कोलेजन, मतलब अगर ये इसकी शेप है तो यहाँ पे बीच में है ना नेक्रोटिक कोलेजन मिलेंगे, ठीक है। फिर और क्या होता है, सोलन इयोसिनोफिलिक कोलेजन, मतलब जो ये कोलेजन होंगे वो सोलन होंगे, ठीक है। सराउंडेड बाय टी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, एनिशकाउ सेल्स और मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर ऐसी ये एशॉफ्स बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में तो कोलेजन मिलेंगे, ठीक है, नेक्रोटिक कोलेजन, और आसपास क्या मिलेगा, टी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, एनिशकाउ सेल्स, ये सारी की सारी सेल्स मिलेंगे, एशॉफ्स जाइंट सेल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, अगर हम है ना इसका स्ट्रक्चर देखें तो यही चीज़ है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि है ना, स्फेरॉइडल और फ्यूजिफॉर्म होता है, ये पूरा स्फेरॉइडल और फ्यूजिफॉर्म हम इसको बोल रहे हैं। हमने और क्या देखा कि इसमें नेक्रोटिक कोलेजन प्रेजेंट होता है, तो ये देखिए बीच में क्या है, नेक्रोटिक कोलेजन प्रेजेंट है। ये जो मतलब जो बीच में नेक्रोसिस हुई है, ये वो वाला कोलेजन है, ठीक है। अब क्या है कि है ना, इसके आसपास क्या मिलेगा, टी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, एनिशकाउ सेल्स और एशॉफ्स जाइंट नोड्यूल, एशॉफ्स जाइंट सेल्स। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो ब्लू ब्लू है वो लिम्फोसाइट है, ये प्लाज्मा सेल्स हैं, और ये जो है ये, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एनिशकाउ सेल, कैटरपिलर सेल्स होती हैं ये। और ये कोलेजन फाइबर है, और ये नेक्रोटिक कोलेजन फाइबर है, आसपास का ये कोलेजन फाइबर है, और ये बीच का है नेक्रोटिक कोलेजन फाइबर, ठीक है। एशॉफ्स जाइंट सेल्स ये होती हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। एनिशकाउ सेल्स ये होती हैं जो कि है ना कैटरपिलर शेप की हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एनिशकाउ सेल्स क्या होती हैं, कैटरपिलर सेल्स होती हैं। इसमें क्या होता है, एबंडेंट साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म होता है, और सेंट्रल राउंड टू ओवियोल न्यूक्लियाई, क्रोमेटिन डिस्पोज्ड इन सेंट्रल, स्लैंडर
बेबी रिबन। ठीक है, क्या होता है कि जो है ना, जो इसका क्रोमैटिन होता है वो कैटरपिलर जैसा लगता है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कैटरपिलर सेल। ठीक है। और एशॉप्स जाइंट सेल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब वो मैक्रोफेजेस होते हैं, लार्ज मैक्रोफेजेस, और जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब 4 to 5 न्यूक्लियाई होंगे उसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए कई सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एशॉप्स जाइंट सेल। और एक कैटरपिलर जैसे दिख रही है उसको हम बोलेंगे एनिशकाउ सेल्स। तो हमें अगर एनिशकाउ सेल्स और एशॉप्स नोड्यूल या फिर एशॉप्स जाइंट सेल्स सुनने को मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रोमैटिक की बात हो रही है। ठीक है। अब हम आते हैं 3 स्टेजेस ऑफ एशॉप्स बॉडी। अर्ली होती है, इंटरमीडिएट होती है, लेट होती है। अर्ली को हम बोलेंगे एक्सुडेटिव और डिजनरेटिव स्टेज। इंटरमीडिएट को बोलेंगे प्रोलिफरेटिव और ग्रैन्युलोमेटस। और लेट को बोलेंगे फाइब्रस और हीलिंग। अर्ली स्टेज में क्या होता है उसको हम बोलेंगे एक्सुडेटिव और डिजनरेटिव। जब 4th वीक होता है, 4th वीक के आसपास होती है ये, मानी जाती है। ठीक है, कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेड और डिसइंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे फाइब्रिन जो होते हैं वो फाइब्रिन डीजनरेशन, नोन एज फाइब्रिन डीजनरेशन। मतलब वो जो कोलेजन फाइबर है वो डिसइंटीग्रेटेड दिखेंगे, फ्रेगमेंट टूटे हुए दिखेंगे। तो क्या इसको, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं फाइब्रिन डीजनरेशन। इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है उसमें है ना एशॉप्स बॉडी दिखती है। ठीक है, ये होती है 4 to 13 वीक तक ये चलती है। ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रिनॉइड चेंज इज फॉलोड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। मतलब फाइब्रिनॉइड चेंजेस के बाद हमको दिखेगा प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल, और वो सेल्स मतलब वहाँ पे कौन कौन सी सेल्स आ जाएंगी, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, एनिशकाउ सेल्स, एशॉप्स जाइंट सेल्स। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी सेल्स आ जाएंगी। लेट स्टेज में क्या होगा कि ये 12 to 16 वीक तक चलता है, और इसमें नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है ना। नोड्यूल बिकम ओवल और फ्यूजिफॉर्म, वो ओवल टाइप बन जाता है। ठीक है, ओवल शेप का। अब हम इसमें देखेंगे, हम